हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और यह हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है और आज का जो हमारा समझिए कि जो टॉपिक है या न्यू चैप्टर शुरू किया है वो चैप्टर 25 है। और दोस्तों, इस चैप्टर का टॉपिक है कार्य का कारण, काउज या परिणाम, यानी कि रिजल्ट। तो इसके लिए दोस्तों आज इस चैप्टर का फर्स्ट स्ट्रक्चर है जिसमें हम देखेंगे काउज ऑफ और काउज फॉर का यूज, कि किसी के कारण को हम लोग कैसे दिखाएंगे। कोई एक्शन के जो वजह होता है, कारण होता है, काउज होता है, उसे हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही है। अगर यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पे पहली बार है दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक के साथ साथ जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग अभी तक में इसका पैटर्न समझ गए होंगे कि सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर्स एक से ज्यादा हो तो उसके बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करके बताते हैं और लास्ट में 10-20 क्वेश्चन का एक्सरसाइज भी देता है, जो कि आप अपना प्रैक्टिस करें और अपना इंग्लिश लैंग्वेज की समझ को बढ़ाएं, इंप्रूव करें। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हिंदी वाक्य। लास्ट में काउज ऑफ काउज फॉर के बारे में भी समझेंगे। जैसे कि एक बच्चा उस झगड़े का कारण था, ठीक है, यही मेरा टॉपिक है। गलत दवा उसके मृत्यु की वजह थी, चाहे वो कारण हो चाहे वो वजह हो। और दोस्तों, यहां पर भी क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, शिकायत की कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है, या दोस्तों दुश्मनी का कोई वजह नहीं था। तो अभी तक में इतना में क्या समझे कि ये जो है कोई भी एक्शन वर्ब की बात नहीं कर रहा, ये एक स्टेट बता रहा है, सिचुएशन बता रहा है, जिसे हम लोग स्टेट ऑफ बीइंग बोलते हैं। और वो जानते हैं कि बी फॉर्म से हम लोग बताते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। तो आइए, अगर स्ट्रक्चर आप आसानी से समझ जाएंगे। अब तो सब्जेक्ट अगर है तो ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा बी फॉर्म। बी फॉर्म क्या होता है जानते हैं कि स्टेट बताने के लिए प्रेजेंट में इज, एम, आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पास्ट में वाज वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फ्यूचर में शैल बी यूज नहीं किया जाता है दोस्तों, शैल बी, विल बी बोले जनरली विल बी यूज करते। ये सब बी फॉर्म है स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए, यानी कि किसी की स्थिति या अवस्था बताने के लिए इसमें एक्शन नहीं होता है। क्लियर? तो वो बी फॉर्म हो गया। उसके बाद दोस्तों जो हमारा कोई भी कारण हो, वजह हो, उसको बताने के लिए डायरेक्ट काउज लगा देते हैं द के साथ। और काउज ऑफ, उसके बाद दोस्तों हमारा जो कारण रहता है उसको नाउन के फॉर्म में लिख देते हैं, चाहे प्रोनाउन। इसे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन बोलते हैं, कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्टिव केस लेता है, उसके सभी रूल्स को फॉलो करेगा। क्लियर? ये समझ में आ गया कि ये हमारा क्या हुआ, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, सभी रूल को फॉलो करेगा। किसका? प्रीपोजिशन के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट का। ठीक। दूसरा स्ट्रक्चर, जब कोई वजह नहीं हो उसको भी दिखाना है, यानी कि डायरेक्ट कोई सब्जेक्ट नहीं हो दोस्तों, तो उसको दिखाने के लिए आप जानते हैं कि देयर का यूज किया जाता है जब कोई निश्चित सब्जेक्ट नहीं हो, यानी डेफिनेट सब्जेक्ट नहीं हो तो। और दोस्तों जब सिचुएशन बताना हो, कोई एक्शन नहीं हो, तो वहां पर बी फॉर्म ही रहेगा। ठीक है, इस पे बात आपको कर दिए, बता दिए।
और दोस्तों वहां पर उसके जस्ट बाद हम लोग नो यूज करेंगे। नो के बाद जो हमारा कारण या वजह बताएगा वहां पर काउज फॉर यूज करेंगे, काउज ऑफ का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और दोनों में फर्क क्या है वो थोड़ी देर के बाद बात करेंगे दोस्तों। तो पहले काउज फॉर बताएंगे और यहां पर से सेम नियम इसके तरह, इसलिए इसको फिर से बोलने की जरूरत नहीं है, ताकि दोस्तों अगर आप ना समझे तो आप बैक जाके फिर से देख सकते, दोबारा देख सकते हैं। लेकिन बार बार एक ही बात को बोलने से वीडियो भी बड़ा हो जाता है और मे बी की बोरिंग भी हो जाए। तो आप अगर ना समझे तो पीछे जाके या दोबारा देख सकते हैं, ये आपके हाथ में है, ठीक है। अब दोस्तों बना के देखते हैं। एक बच्चा उस झगड़े का कारण था। क्या यहां पर सब्जेक्ट हमारे पास है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो हो जाएगा सब्जेक्ट अ चाइल्ड। यहां पर कुछ भी हो सकता है, यह वह राम श्याम दे वी यू, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल नाउन प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों अगर एक की बात की जाती है और वो पास्ट की बात हो तो वहां पर वाज, और अगर एक से ज्यादा की बात की जाती है और वहां पर पास्ट की बात हो तो वर्ड, जो कि हम लोग यहां पर डिस्कस कर चुके। और अगर प्रेजेंट की बात की जाती हो तो वहां पर एक की बात की जा रही हो तो इज, एक से ज्यादा की बात की जा रही, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, और सभी रहेंगे सब्जेक्टिव केस में तो वहां पर आर। और एक लौता प्रोनाउन है आई, आई मीन्स में, उसके लिए एम यूज होता है। दोनों क्लियर। और फ्यूचर में दोस्तों विल बी, शैल बी सभी के लिए, और सभी के लिए आप विल बी ही यूज करें, उसके बाद आगे सेम रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए दोस्तों कारण या वजह का इंग्लिश दे आप द काउज ऑफ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा नाउन रहेगा उसको दे दे उस झगड़े का, तो ऑफ दैट क्वेरल। अब क्या हुआ एक बार देख ले, एक बच्चा उस झगड़े का कारण था, अ चाइल्ड वॉज द काउज ऑफ दैट क्वेरल, ठीक है। अब इस पे अगर इतना समझ गए तो आप अपने से पहले इसके एक्सरसाइज को बनाएं, फिर अपने से सिचुएशन क्रिएट करें, पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, और बोलने की प्रैक्टिस करें हर सिचुएशन में। तो आपको किसी के एग्जाम्पल की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप क्या 100 1000 लाख जितना चाहे आप बोल सकते हैं और अपना उसे बना सकते हैं और कॉन्फिडेंट ला सकते हैं। क्लियर। अब दूसरा इसी फॉर्मेट पे है, गलत दवा, ये सब्जेक्ट है, उसके मृत्यु की वजह थी, ये भी पास्ट है, प्रेजेंट कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कर सकते हैं। तो अब क्या थी, गलत दवा, रॉन्ग मेडिसिन, इसका अब बना लेंगे, क्या थी का या था का, वाज, एक की बात कर रहा है, मेडिसिन से रहेगा तो वर हो जाएगा, वाज द काउज ऑफ, किसका काउज, उसके मृत्यु, हिज डेथ। क्लियर। अगर समझ गए होंगे इतनी देर में तो आप आसानी से इस स्ट्रक्चर पे आप बना सकते हैं। इसके एग्जाम्पल पे जाएं, क्यों कि आपको एक और डायरेक्शन देगा। उसके बाद अपने से सिचुएशन क्रिएट करें, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। और उसके साथ साथ दोस्तों क्योंकि इस बुक में सिर्फ ये लिया गया है पॉजिटिव स्ट्रक्चर, क्यों कि हर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप समझते हैं, किसी टीचर के साथ इस पे वर्क करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब अगर इसी में चाहे कि वह एक बच्चा या वह बच्चा, फिक्स कर दे, वह बच्चा उस झगड़े का कारण नहीं था, तो ये कर सकते हैं दैट बॉय या दैट चाइल्ड वाज नॉट। आप जानते हैं कि निगेटिव बनाने के लिए अगर हमारे पास चाहे हेल्पिंग वर्ब चाहे मेन वर्ब के रूप में अगर बी फॉर्म है तो उसके जस्ट बाद हम लोग नोट लगाते हैं। क्लियर।
और दोस्तों शैल विल जो भी मॉडल रहे, नोट लगाना है तो उसके जस्ट बाद लगाते, बाकी उसके बाद जो भी रहे उसको नहीं देखना है। तो निगेटिव स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं। क्लियर। अब इंट्रोगेटिव आसान है। इंट्रोगेटिव का क्या नियम है, रूल है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो या बी फॉर्म हो मेन वर्ब के रूप में, या ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि यही एक वर्ब है और ये मेन वर्ब है, फिर भी दोस्तों इसे सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। तो आप अगर पॉजिटिव स्ट्रक्चर पे आप बहुत वर्क किए हैं तो निगेटिव भी आपके लिए आसान हो जाएगा और इंट्रोगेटिव भी आसान हो जाएगा। और दो ही ऐसा सिचुएशन या कहिए टेंसेज है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, जिसके वजह से इंट्रोड्यूस किया जाता है डू, डज, डिड। बाकी सभी को अपना हेल्पिंग वर्ब या कहिए दोस्तों मॉडल रहता है, जिसके हेल्प से आप निगेटिव बनाए, उसके जस्ट बाद नोट लगाए, इंट्रोगेटिव बनाए, उसी को निकाल दे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब आप बना के देखिए जिस तरह का, चाहे वो एक की बात कर रहे हो, एक से ज्यादा की बात कर रहे हो, चाहे वो पास्ट की बात कर रहे हो, प्रेजेंट की बात कर रहा हो, फ्यूचर की बात कर रहा हो, चाहे वो पॉजिटिव सिचुएशन हो, निगेटिव सिचुएशन हो या इंट्रोगेटिव सिचुएशन हो, आप बना सकते हैं दोस्तों। अब आइए तीसरा देखते हैं, जो कि काउज फॉर हम लोग यूज करेंगे। शिकायत की कोई कारण नहीं है। ठीक है, शिकायत जानते हैं, तो यहां पर कोई फिक्स या डेफिनिट हमारा सब्जेक्ट नहीं है। और देयर के यूज में हम लोग देख चुके हैं, या आप समझते होंगे कि देयर यूज किया जाता है इंडेफिनिट सब्जेक्ट को सपोर्ट के लिए। ठीक है, और इसमें ज्यादा यहां पे बोलने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर क्या है, शिकायत की कोई कारण नहीं है। देयर इज नो काउज फॉर कंप्लेंट। यहां पे काउज ऑफ कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। जब भी देयर कोई निश्चित नहीं हो दोस्तों, तो वहां पर काउज फॉर लगाएंगे। इस बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, और दोस्तों ये इज एम तो नहीं आएगा, इज आर वाज वर, ये कैसे आएगा? ये दोस्तों अगर काउजेज यहां रहता तो नो के साथ सिंगुलर यूज किया जाता है, इसीलिए यहां पर इज या वाज ही आएगा। अगर ऐसा केस देयर के साथ सिचुएशन क्रिएट होता है कि कैसे हम जानेंगे कि वो देयर के साथ इज होगा, आर होगा प्रेजेंट में, या फ्यूचर में तो सेम रहेगा, पास्ट में वाज होगा कि वर होगा। तो सिंपल है दोस्तों कि ये जो है सब्जेक्ट इन्वर्जन रूल रखता है, इस पे डिपेंड नहीं करता है, ये इधर आने वाले नाउन पे डिपेंड करता है। बाकी आप समझ सकते हैं अपने से। ठीक है, और चौथा दोस्तों, दुश्मनी का कोई वजह नहीं था। चाहे कारण बोलिए चाहे वजह बोलिए, तो वहां पर भी दोस्तों था ही है। देयर वाज नो रीजन फॉर एनमिटी। दुश्मनी का एनमिटी, दुश्मन मीन्स एनिमी होता है, यह इसका एनमिटी होता है दुश्मनी का। तो यहां पर क्या है, एक कंसेप्ट, ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है। इस पे अगर इसको आप समझ रहे हैं तो ठीक है दोस्तों, कि जब कोई निश्चित फिक्स सब्जेक्ट नहीं रहे तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे देयर, और उसके साथ काउज फॉर लगाएंगे। और दोस्तों काउज फॉर के जगह पर हम लोग रीजन फॉर भी यूज कर सकते हैं, ये इंटरचेंजेबल है। क्लियर, इस तरह से आप कोशिश करें, ट्राई करें और बना के देखें, और अपने माइंड में सिचुएशन क्रिएट करें, एक से एक और बनाए। और यहां पर दोस्तों काउज फॉर जो यूज होता है वो सिचुएशन के लिए होता है, सीधा किसी का कारण बताने के लिए कि इसका कारण यही है, जब वो निश्चित हो और वो कारण डायरेक्ट पता चल रहा हो। दूसरा दोस्तों, जब काउज फॉर आप यूज करें तो ये किया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, जस्टिफिकेशन के लिए।
कि क्या सही है क्या गलत है। अगर इस तरह का हो, इरादा हो, इंटेंशन बताना हो, तो वहां पर काउस फोर यूज करे। कोई लॉजिक दे रहा हो, क्लियर नहीं हो, सीधा समझे, तो वो काउस फोर यूज करे दोस्तों, अदरवाइज काउज ऑफ। और इसके साथ साथ एक चीज और याद रखे दोस्तों कि ये सब जो थोड़ा छोटा छोटा डिफरेंस या कंसेप्ट है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से, चाहे जिस रूप में प्रैक्टिस करे, तभी क्लियर हो सकता है। एक बार कहीं देख लिए, सुन लिए, समझ लिए, तो वो वहीं तक रह जाएगा। अगर आपको अपना बनाना है तो बार बार उसे प्रैक्टिस करें, यूज करके करें, पेपर में देखें, बुक में देखें, फिर उसे यूज करें, तो ही आपका क्लियर हो सकता है, या कहिए माइंड में बैठ सकता है। दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।